स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 5 में मैटर की तीनों स्टेट्स को डिस्कस किया गया है: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड्स भी कहते हैं। और फ्लूइड डायनामिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें जो फ्लूइड्स होते हैं यानी गैसेस एंड लिक्विड्स है उनका बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह से ये फोर्स अप्लाई करने से फ्लो करते हैं, मूव करते हैं और इनका इंटरेक्शन क्या होता है। इस तरह सॉलिड्स का हमने देखा चैप्टर में कि सॉलिड्स के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो किस तरह से डीफॉर्म होते हैं, तो उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस को हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज मेंट बाय कोहेसिव फोर्स, विस्कोसिटी। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। एयर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड रखती है। और जिस तरह से अगर आप बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड की कोहेसिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स की कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू गैसेज। तो cohesive forces arise due to intermolecular forces which hold the molecules of a substance together. Water drops form a spherical shape due to strong cohesion between water molecules. तो जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप कैसे बनती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की आपस में हर तरफ से जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से एक स्फेरिकल शेप बनेगी, और ये मोस्ट स्टेबल शेप है, या आप कहें कि इसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है। इसी तरह हमारे पास जो मरकरी है, मरकरी जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, आपने देखा होगा कि कभी थर्मामीटर अगर ब्रेक होता है तो मरकरी जो है नीचे स्प्रेड हो जाती है फर्श पे, लेकिन वो जो स्प्रेड होती है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोहेजन है वो बहुत ज़्यादा है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी किसी माया, पानी, तेल या शहद की वो अंदरूनी खसूसियत है जो उसे बहने से रोकती है। विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, या आप इसको इसकी थिकनेस भी कह सकते हैं। और डिफाइन करें इसको, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच अ फ्लूइड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। और ये कैसे होती है? ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जो भी फ्लूइड मूव कर रहा हो, लाइक एयर है, वाटर है, हनी है, ग्लिसरीन है, जितना ज़्यादा वो थिक होगा उनकी मूवमेंट, उनका फ्लो जो है वो उतना मुश्किल होगा। सो अ हाईली विस्कस फ्लूइड फ्लो स्लोली वाइल अ लो विस्कस फ्लूइड फ्लो इजीली। और जैसे कि हम ये कह सकते हैं एग्जांपल में कि हनी हैज़ हाई विस्कोसिटी एंड वाटर हैज़ लो विस्कोसिटी। अब कोहेसिव फोर्सेस और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं? स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्सेस जनरली लीड टू हायर विस्कोसिटी, कि जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी उतना उस फ्लूइड का बहाव जो है वो मुश्किल होगा। हमने चैप्टर में दो तरह के फ्लो पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े हैं। एक है हमारे पास लेमिनार फ्लो, या इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? तीन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि फ्लूइड मूव्स इन अ स्मूथ पैरेलल लेयर विद नो क्रॉस मिक्सिंग बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, और इसमें ये होता है कि हर पार्टिकल जो है, फ्लूइड का हर पार्टिकल एक डेफिनेट प्रिडिक्टेबल पाथ को फॉलो कर रहा है, और द फ्लो इज़ ऑर्डरली एंड स्टेडी। और इस ऑर्डरली पाथ की वजह से, स्टेडी पाथ की वजह से हम वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे इंस्टेंट वेलोसिटी हम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसकी कांस्टेंट होती है। सो वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस अ पाइप इज पैराबोलिक। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। यानी मैक्सिमम एट द सेंटर, ये मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो एट वॉल्स ड्यू टू नॉन स्लिप कंडीशंस। और इसमें इसका दूसरा क्या होता है कि इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में पार्टिकल्स की आपस में मिक्सिंग नहीं होती, या लेयर्स की आपस में मिक्सिंग नहीं होती। सो वेरी लिटिल मिक्सिंग बिटवीन द लेयर्स अकर ड्यू टू लेमिनार फ्लो। और इसके कंपैरिजन में जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन इरेगुलर एंड रैंडम पाथ। ठीक है, तो फ्लूइड मूव्स इन एन इरेगुलर manner with eddies and vortices and rapid fluctuations। ठीक है, पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, और हम इनकी ओवरऑल बल्क मोशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेयर्स की या इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोशन को चेक नहीं किया जा सकता। और फ्लो क्या है? अनस्टेडी है और डिसऑर्डर्ड है। इसमें अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी लेयर की या किसी भी पार्टिकल की एवरी पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट होगी, यानी फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएट्स रैपिडली विद टाइम। और इसका जो बेनिफिट एक ये है टर्बुलेंट फ्लो का, कि इसमें एक्सीलेंट मिक्सिंग हो सकती है। यानी लेयर्स की आपस में मिक्सिंग, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कलर ऐड किया है तो वो मिक्सिंग जो है वो इजीली हो सकती है, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 इज हाउ डज प्रेशर चेंज विद डेप्थ इन फ्लूइड्स। और इसका हमने जो फॉर्मूला देखा था, सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर लीनियरली इंक्रीजेज विद डेप्थ।
यानी इस पॉइंट के ऊपर कम प्रेशर है, थोड़ा नीचे आएंगे, डेप्थ जैसे बढ़ी है आपकी, इनसाइड डेप्थ बढ़ी है तो प्रेशर बढ़ गया। और थर्ड पॉइंट पे वेयर डेप्थ इज मोर देन प्रेशर हैज़ इंक्रीज्ड, यानी मैक्सिमम प्रेशर जो है वो पॉइंट P3 पे आ जाता है। सो इसको हम क्या कहेंगे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स इंक्रीजेज विद डेप्थ, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन अ स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में द प्रेशर एट एनी पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम अबव इट। जितना नीचे आप डेप्थ पे जाएंगे, इसके ऊपर जो एयर लिक्विड का कॉलम है उसका वेट ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो द डीपर वी गो इन फ्लूइड द ग्रेटर द प्रेशर। प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एट गिवन डेप्थ। और इसका जो फॉर्मूला है, जो एक रिलेशन हमारे पास है, लीनियर रिलेशन है, वो क्या है, रो जी एच प्रेशर का, और पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो या इसको कह सकते हैं सरफेस का जो प्रेशर है। सो पी नॉट प्लस रो जी एच विल बी द टोटल प्रेशर एट एनी डेप्थ एच। इसमें पी प्रेशर एट डेप्थ है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसका यूनिट होता है किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब, ठीक है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट नंबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एच इज द वर्टिकल डेप्थ बिलो द सरफेस, इसका यूनिट क्या है, मीटर। सो हम क्या कहेंगे, प्रेशर इंक्रीजेज लीनियरली विद डेप्थ, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि जितना फ्लूइड डेंसर होगा उतना प्रेशर इंक्रीज ज़्यादा होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और विड्थ ऑफ द कंटेनर, दिस रिलेशनशिप होल्ड्स फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो मोस्टली लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स और गैसेज आर कंप्रेसिबल, सो दिस रिलेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर गैसेज। हाउ इज वेरिएशन इन प्रेशर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड। स्पीड ऑफ फ्लूइड और प्रेशर का जो रिलेशन है वो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन से हमें मिलता है। द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीजेज व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इन ऑर्डर टू कीप द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड कांस्टेंट। This relation is explained by Bernoulli's equation assuming steady, incompressible, non-viscous flow along a streamline. So Bernoulli's relation is pressure plus 1 by 2 rho v square plus rho gh। इसमें पहली और तीसरी टर्म जो है ये प्रेशर की टर्म्स हैं, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है इसमें वेलोसिटी आ रही है, और इनका जो सम है ओवरऑल सम वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हम डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है, उसमें जो ओपन एंड है इसके ऊपर इसकी स्पीड कम है, यहाँ पर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर क्लोज क्लोज एंड है या नैरो पाइप है, यहाँ पर आप देखें कि हाई स्पीड होगी और लो प्रेशर होगा इस जगह पे, ठीक है जी। सो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, प्रेशर वर्सेस फ्लूइड स्पीड। इसके एग्जांपल्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एयरप्लेन विंग्स जो लिफ्ट होते हैं वो कैसे लिफ्ट होते हैं, एज एयर फ्लोज फास्टर ओवर द कर्व टॉप सरफेस ऑफ द विंग, सो देयर इज लोअर प्रेशर ऑन द टॉप, एयर इज स्लोअर अंडर द विंग, सो हायर प्रेशर इज अंडरनीथ विच कॉजेज अपवर्ड लिफ्ट। इस तरह वेंचुरी इफेक्ट जो है, इन नैरो सेक्शन ऑफ पाइप फ्लूइड स्पीड्स अप एंड प्रेशर ड्रॉप्स, इन वाइड सेक्शन ऑफ पाइप फ्लूइड स्लो डाउन एंड प्रेशर arises. How does an object float or sink according to Archimedes' principle? According to Archimedes' principle, an object placed in a fluid experiences an upward force called upthrust. Upthrust या इसको buoyant force भी कहते हैं। और upthrust और buoyant force is equal to weight of the fluid displaced by the object. buoyant force को आप किस तरह लिखेंगे, FB is equal to rho g v। इसमें v is the volume of the displaced fluid है। सो अब थ्रस्ट यहाँ डायग्राम पे देखिए, हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है, ये लेस विस्कस है एज कम्पेयर टू वाटर। सो इसका ये इसलिए ये फ्लोट करता है क्योंकि इसका वेट कम है और अप थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है या वेट के बराबर होगी तो फिर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो वेट से वेट ज़्यादा है और अप थ्रस्ट फोर्स कम है तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा। यानी अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वुड है, वुड इज लेस डेंस देन वाटर, सो इसका मतलब है कि वुड फ्लोट करेगी। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो आइस भी फ्लोट करती है। स्टोन या स्टील या आयरन, इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है तो फिर ये क्या करेंगे, सिंक हो जाएंगे। सिंपल इसका रूल आप ये याद रखें कि अगर बॉइंट फोर्स ग्रेटर देन वेट होगी तो ऑब्जेक्ट विल राइज, ठीक है। एंड इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है। और अगर मोर डेंस है तो फिर यानी बॉइंट फोर्स इज लेस देन वेट देन ऑब्जेक्ट विल सिंक।
इसकी दो एग्जांपल्स यहाँ, तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ कोट किए हैं। एक तो वुड फ्लोट्स बाय डिस्प्लेसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वेट एज वुड इज लेस देन डेंस देन वाटर। आयरन नेल सिंक इन वाटर बिकॉज आयरन इज मोर डेंस देन वाटर। और शिप भी स्टील की बनी होती हैं या आयरन की बनी होती है, लेकिन ये फ्लोट करती हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है वो इसकी शेप है और इसका हॉलो बॉडी है जो जिसमें बहुत सी हवा कैप्चर होती है। सो शेप एंड हॉलो बॉडी विच होल्ड्स लॉट ऑफ एयर मेकिंग इट लाइटर। तो इसकी वजह से ये लाइटर हो जाती है देन वाटर इवन दो इट इज़ मेड ऑफ स्टील। सो एवरेज डेंसिटी जो है वो इसकी कम हो जाती है शिप्स की, और इस वजह से ये फ्लोट करती हैं। हाँ जी, वाई स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इज़ डेंजरस। इसमें अगेन हम वो याद करें जो एक प्रिंसिपल है कि वेयर प्रेशर इज़ लो स्पीड विल बी हाई एंड वेयर प्रेशर विल बी हाई स्पीड विल बी लो। तो अब हम ये देखते हैं कि स्पीड जहाँ हाई होगी वहाँ प्रेशर लो होगा। तो इस फिगर में देखें, जो फास्ट मूविंग कार है उसके साइड पे जो एयर है वो भी फास्ट मूविंग है। सो फास्ट मूविंग एयर विल सक यू टुवर्ड द कार। जबकि इस पर्सन की बैक साइड पे आप देखें कि स्लो एयर है और प्रेशर जो है वो हाई है, तो हाई प्रेशर जो है वो आपको पुश करता है कार की तरफ। ठीक है। इसकी थ्योरी आप कैसे लिखेंगे? व्हेन अ कार मूव्स एट हाई स्पीड इट pushes एयर असाइड and create a zone of low air pressure right to next and slightly behind it. The air farther away from the car is at normal pressure. Normal pressure any higher pressure than that pressure near the car. So this pressure difference creates a suction effect. Suction effect यही है कि जैसे दो जगहों का pressure difference की वजह से जिस जगह पे lower pressure होगा उस जगह पे चीज़ें pull हो जाती हैं. So that pulls anything toward the car. The faster the car, the stronger will be the pull of the car. So at highway, large vehicles like truck, buses or trains have high speed. Person standing near passage can lose balance and get dragged under the wheels. इसकी एग्जांपल्स में आप ये लिख लें, many people have been pulled under train or large trucks at stations or highways due to this airflow effect. Cyclists and pedestrians standing too close to roads often get knocked over by passing heavy vehicles. Differentiate between stress, strain, and Young's modulus. Write their units. Stress क्या है? Stress is the force applied per unit cross-sectional area. Sigma is a symbol for stress. Sigma is equal to force per unit area. और इसको हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इनकी इंटेंसिटी है, उसके इंटरनल फोर्स की इंटेंसिटी है। ठीक है। यानी हम इस स्ट्रेस को फोर्स कोई भी सॉलिड होगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेस जो है वो बियर कर सकता है। स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, और इसमें लेंथ का चेंज है, मतलब डेल्टा एल ओवर एल, और ये हमें बताता है कि किस कदर डिफॉर्मेशन होगी। सो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन हमें बताता है। अगेन एप्सिलॉन इज यूज फॉर स्ट्रेन। Young's modulus is the ratio of stress over strain, और it tells about the stiffness of the material. आप जो पढ़ चुके हैं अपने लेसन में, हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था। उसमें हम ब्रीटल सब्सटेंसेस को, डक्टाइल सब्सटेंसेस को डिस्कस किया है। तो उनका क्या बिहेवियर होता है एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो वो हम वहाँ से ऑब्जर्व कर चुके हैं इसको। यूनिट इसका है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। The ratio of stress over strain remains constant for small deformation. What will be effect on this ratio when deformation is made is very large. स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कांस्टेंट है। ठीक है। अगर डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो फिर क्या इफेक्ट होगा? ये आपके लेसन में एक कर्व बना हुआ है डक्टाइल मटेरियल का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ है। उसमें हमने ये देखा कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड यंग्स मॉडुलस रिमेन्स कांस्टेंट ओनली फॉर स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी ये जो है कर्व फ्रॉम पॉइंट ओ टू दिस पॉइंट बी, ये ओ ए लाइन जो है ये बिहेव कर रही है एज अ लीनियरली बिहेव कर रही है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का लीनियर बिहेवियर है। इट मीन्स कि इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। व्हेन डिफॉर्मेशन बिकम्स लार्ज मटेरियल एक्सीड्स इट्स इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे ये लीनियर इलास्टिक है इस पॉइंट के ऊपर, और दिस पॉइंट यहाँ पर आकर हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाती है, और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये जो लीनियर बिहेवियर है वो किस तरफ चला जाएगा? प्लास्टिसिटी की तरफ चला जाएगा, यानी ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ फेल हो जाता है व्हेन deformation becomes very large. The ratio decreases as the material loses its stiffness and undergoes permanent plastic deformation. अब यहाँ पे जो रिवर्स रिलेशन आ रहा है, जो इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आएगा हमारे पास रेशो आएगा वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज होने का की वजह से ये परमानेंट डिफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इसकी, माइल्ड स्टील अगर है तो उसका यंग्स मॉडुलस अप्रोक्सीमेटली 200 गीगा पास्कल है, इलास्टिक रीजन में होता है। आफ्टर elastic region, the effective modulus drops dramatically. Rubber
रबर कैन हैंडल लार्ज डिफॉर्मेशन बट इट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर होता है। और इस तरह से ग्लासेस और सिरामिक हैं, ये ब्रेक करते हैं, ये लीनियर बिहेवियर शो नहीं करते। According to Bernoulli's theorem, the pressure of a fluid should remain uniform in a pipe of uniform radius, but actually it goes on decreasing. Why is it so? Bernoulli's theorem क्या है? Bernoulli's theorem is P pressure plus half rho v square plus rho g h is a constant. So ये हमें एक तरह से फ्लूइड्स की एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन बता रहा है, और कौन से फ्लूइड्स हम इसको अप्लाई करते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल हैं, नॉन विस्कस हैं और स्टेडी फ्लो कर रहे हैं या स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, या उसको कह लें कि उसका रेडियस यूनिफॉर्म है, तो उस सूरत में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टर्म जो है, ये वाली रो जी एच टर्म, ये चेंज नहीं होती। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अगर, तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट किसी भी पाइप के अंदर। तो अगर ये टर्म भी कांस्टेंट होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड की टर्म भी कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो ये वाली टर्म हाफ रो वी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो प्रेशर ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट रह सकता है इन द पाइप। और ये कब होगा? जब आइडियल फ्लूइड है और इसकी विस्कोसिटी भी जीरो हो। रियल फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी, जैसे वाटर है, ऑयल है, या कोई भी एयर है, एयर इनकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब है ये फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। So as the fluid flow, it lose mechanical energy in the form of heat due to friction between the layers. यानी विस्कोसिटी की वजह से जो एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन है, जो कि फ्लो को रेजिस्ट करती है, और उसको ओवरकम करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। और टू मेंटेन स्टेडी फ्लो, दिस एनर्जी लॉस अपीयर्स एज ग्रेजुअल ड्रॉप इन प्रेशर। और ये एनर्जी लॉस जो है, ये अपीयर होता है लॉस इन प्रेशर की फॉर्म में, यानी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। So this energy loss appears as gradual drop in pressure along the length of the pipe. Bernoulli's theorem gives ideal condition with no energy loss. ये जो relation है Bernoulli's equation का, ये no energy loss को show कर रहा है, ideal condition को show कर रहा है। In actual pipe, viscous friction causes energy loss, so pressure must decrease along the flow direction to keep the fluid moving. टू compensate for this pressure drop we need pumps in longer pipe। अब जितने लंबे पाइप होते हैं उनमें फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए we need pumps, so the pressure would indeed remain uniform in a uniform horizontal pipe if the fluids were non-viscous। Why wings of an aeroplane are rounded outward while flattened inward? When an airplane moves forward, air flows over and under the wing. The airfoil shape is designed so that air on the top travel faster than air on the bottom। यानी जो ये एयर फॉयल है इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि जो टॉप के ऊपर एयर है वहाँ वो तेज़ी से गुजर जाए। एयर फ्लो जो आ रहा है जब टॉप के ऊपर आएगा तो ये तेज़ी से एयर फ्लो हो जाए, और जो बॉटम साइड पे स्लोअर एयर हो। तो इसकी वजह क्या है, हम ये पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ फास्ट एयर होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ लोअर एयर स्लोअर एयर होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अब लोअर प्रेशर की वजह से इसकी जो लिफ्ट है, अपवर्ड लिफ्ट है, वो इजी हो जाएगी। So according to Bernoulli's theorem, when speed is high, pressure will be low. So faster air exerts low pressure. Slower air below will cause higher pressure on the lower side of the airfoil. This pressure difference creates an upward force which is called lift. So this shape of wings produces good lift even at relatively low speeds.